सुप्रभात बच्चों। बीए सेकेंड ईयर क्लास। हम मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित फैसला कहानी का सार पढ़ेंगे। फैसला कहानी आधुनिक युग की एक यथार्थवाद से जुड़ी हुई कहानी है। फैसला कहानी में मैत्रेयी पुष्पा ने दाम्पत्य जीवन की जटिलताओं के बावजूद अपने अधिकारों के प्रति सचेत नारी पात्रों का चित्रण किया है। यह कहानी आधुनिक युग की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का यथार्थ वर्णन करने वाली एक सुप्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी ललमानिया कहानी संग्रह से संकलित की गई है। इस कहानी में मैत्रेयी पुष्पा ने वसुमती नामक एक स्त्री पात्र के द्वारा अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहते हुए पुरुष प्रधान समाज के शोषण, भ्रष्टाचार व नारी के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक सशक्त हस्ताक्षर पेश किया है। मैत्रेयी पुष्पा कृति यह एक सुप्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने केवल स्त्री अस्मिता, स्त्री के मान सम्मान, लज्जा आदि की बात ही नहीं की, अपितु इससे भी एक कदम आगे बढ़कर स्त्री की एक नवी छवि गढ़ने में कामयाबी हासिल की है। स्त्री व पुरुष की दुनिया में प्रविष्ट होकर राजनीतिक ताकत को अपना हथियार बनाकर अपने उद्धार की बात सोचती है। वह जानती है कि कांटे से कांटा निकाला जा सकता है। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके, उसको वैसा ही महसूस करा के हम उसके साथ यदि वैसा ही व्यवहार करते हैं तो उसे मार्ग पर लाया जा सकता है। इसलिए वह दो पुरुषों के आमने सामने खड़ा करके और अपने वोट की ताकत से पुरुष शक्ति और वर्चस्ववादी मंसूबों को धराशायी करना चाहती है, ताकि संसद, विधानसभा, ग्राम सभा और परिवार में स्त्री को उसका अधिकार दिला सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फैसला कहानी एक सशक्त रचना है जो स्त्री विमर्श को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह मील का पत्थर साबित हुई है। प्रस्तुत कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। कहानी की शुरुआत में वसुमती नामक पात्र, जो इस कहानी की मुख्य नायिका है, संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वसुमती अपने माँ साहब को पत्र के माध्यम से अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करती है। कहानी की नायिका वसुमती पत्र लिखकर अपने प्रधान पद के लिए चुने जाने और अपने पति द्वारा उसके अधिकारों का प्रयोग करते हुए गांव के लोगों पर होने वाले अत्याचारों की कथा, विशेषकर स्त्री समाज पर होने वाले अन्याय की कथा और अगले चुनाव में अपने पति के विरुद्ध अपना वोट विद्रोही प्रत्याशी को देकर अपने वर्चस्व को धराशायी करने की कथा पूर्ण ब्यौरे सहित बताती है। कहानी की नायिका वसुमती कहती है कि वह आज भी उसी दिन की तरह हैरान हो गई थी जिस दिन वह अपनी जीत पर हैरान थी। जब वसुमती को प्रधान पद के लिए चुना गया और वह बहुत वोटों से विजित हुई, उसे चुनाव में एक अच्छी जीत मिली, तो वह यह सब जानकर हैरान हो गई कि उसकी जीत के पीछे क्या कारण है, कैसे मिले उसे इतने वोट। परंतु बाद में समझ में आया कि वह ब्लॉक प्रमुख की पत्नी है। उसका पति रणवीर ब्लॉक प्रमुख है और वह सोचने लगी कि ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के कारण इतना मान सम्मान मिला है और इसीलिए इसे प्रधान पद के लिए चुना गया है। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के नाते घर घर जाकर अपनी बहनों को धन्यवाद देना जब संभव नहीं हो सका तो वह पथनवारे में जा पहुंची। पथनवारा वह स्थान होता है जहां सभी औरतें उपले बनाती हैं और एक दूसरे के सुख दुख साझे करती हैं, यानी यह ग्रामीण महिलाओं की बैठक भी कहा जा सकता है। जब ग्रामीण महिलाएं अपने पथनवारे जाती हैं, वे एक दूसरे के सुख दुख की कथा का वर्णन करती है, एक दूसरे का सुख दुख साझा करती है और अपनी मन की भावनाओं को एक दूसरे से कहती है।
तो वसुमती जब प्रधान पद के लिए चुनी जाती है तो वह अपनी बहनों को धन्यवाद देने के लिए घर घर नहीं जा सकती, तो वह पथनवारे पहुंच जाती है। रणवीर ने उसे पहले ही कह दिया था कि तुम एक प्रधान की पत्नी होने के कारण, ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के कारण गांव में सिर पर डलिया तसला रखकर नहीं सोती, यानी सिर पर तसला रखकर जाने में तू शोभा नहीं देती। लेकिन फिर भी वह इतनी बंदिश होने के बावजूद भी वह गांव की महिलाओं से मिलने के लिए चली जाती है। वह उनको धन्यवाद देने से नहीं चूकती। उनके ऐसे उदार स्वभाव का परिणाम है कि अगले चुनाव में स्वयं भी प्रधान चुनी गई थी। इससे उसकी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। उसके पति रणवीर ने उसे कई बार समझाया था कि तुम्हारी राजनीतिक उम्र कम है, तुम अभी राजनीति के छल प्रपंच, दावपेच आदि नहीं जानती हो। इसलिए जब जैसे जैसे तुम्हारे अंदर परिपक्वता आती जाएगी, तुम सब कुछ समझती जाओगी और फिर धीरे धीरे अपना मान सम्मान बचाना सीख जाओगी। किंतु फिर भी वह किसी न किसी बहाने गांव की औरतों से मिलने के लिए निकल जाती है। उसी गांव में एक गडरिये की बहू है जिसका नाम है ईश्वरिया। वह बकरी चराने का काम करती है। वसुमती और ईश्वरिया में एक समानता है। वह समानता यह है कि वह दोनों इस गांव में एक ही दिन ब्याह कर आई हुई थी। लेकिन ईश्वरिया गांव के सभी लोगों को जानती है और वह बड़े बुजुर्गों के नाम तो इस प्रकार ले लेती है जैसे कि वह गांव की पुरखिन हो। जिस प्रकार गांव की बूढ़ी स्त्रियां सबका नाम लेती है, वैसे ही ईश्वरिया स्पष्ट तौर पर सबके नाम ले लेकर उन्हें पुकारती है, बोलती है। ईश्वरिया हर प्रकार के ऊंच नीच, नाते रिश्ते, जात कुजात के दिखावे से एकदम दूर है। आडंबर की दुनिया से दूर है। जो कुछ है वह स्पष्टवादी है। एक दिन जब वसुमती दूसरी औरतों से मिल रही है, तभी ऊंची आवाज में उसे पुकारती हुई तथा अपनी बकरियों की रेवड़ को हाँकती हुई ईश्वरिया वहां पहुंच जाती है। वहां वह खड़ी औरतों को सुनाती हुई कहती है कि अब पुरुष और औरतों की बराबरी का जमाना आ गया है, यानी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा समय आ गया है जब हम महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं। हमें किसी को किसी से कोई भय नहीं है। अब कोई भी मर्द अपनी औरत के साथ मारपीट नहीं कर सकेगा और न ही मायके से पैसे मंगवाने के लिए मजबूर कर सकेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो हमें सीधे वसुमती के पास आ जाना है और पति के खिलाफ कागज लिखवा देना है। वैसा क्यों कहती है? क्योंकि अब गांव की प्रधान वसुमती बन गई है। इसलिए वह कहती है कि हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम स्वतंत्र हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। उसने यह भी बताया कि उसका पति सलीगा उसे मारता पीटता था। उसने उसके खिलाफ कागज लिखवाकर रणवीर को पकड़ाया था। यानी एक बार रणवीर जब प्रधान थे तो उन्होंने उसकी शिकायत की थी। उसी दिन से वह ठीक हो गया था। यानी उसके साथ वह जो दुर्व्यवहार करता था वो बंद कर दिया, मारना पीटना बंद कर दिया। किंतु जब उसे पता चला कि रणवीर ने उसका कागज दबा लिया है, रणवीर ने उसकी शिकायत नहीं की, तो फिर से उसे मारने पीटने लगा और यह कहते हुए उसने अपने शरीर पर लगे हुए घाव दिखाए। गांव की औरतें जो हंसी ठिठोली कर रही थी, अब तक जो सभी खुश थी, वो सभी महिलाएं उसके घाव देखकर सभी के मन में दुख के भाव पैदा हो जाते हैं। ईश्वरिया ने पुण्य कहा कि समय बदल गया है। अब औरतों को कोई गूंगी व निरी भेड़ बकरियों की भांति नहीं हाँक सकेगा, उनके साथ पूरा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि अब वसुमती जो है प्रधान हो गई है और इंदिरा गांधी का राज है। इंदिरा गांधी के राज का मतलब है कि वसुमती हमारे गांव की प्रधान होने के कारण सारी शासन व्यवस्था उसके हाथ में है। गोपी ने बताया कि अब उनके बेटे राजीव गांधी का राज है। वह तो कब की मर चुकी है। लेकिन स्वरूपी ने कहा, उसे डराते हुए कहा कि जिसे तो रन्ना रन्ना पुकार रही है, रन्ना रणवीर जो वसुमती के पति है, उसके लिए वह कहती है कि वह सबसे पहले तुझे जेल भिजवाएगा
उसने स्वरूपी को करारा जवाब देते हुए कहा, रन्ना तो क्या, तेरा ससुर गजराज भी मुझे जेल नहीं भिजवा सकता। यानी अब मुझे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समय उसने अपनी बकरियों को हाँका। बकरियों की याद आ गई और अपनी बकरियों को हाँकते हुए अब वह संटी उठाकर उनके पीछे भागने लगी। कुछ समय बाद एक दिन प्रातःकाल जब वसुमती रसोई में कुछ काम कर रही होती है तो ईश्वरिया की ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। वह कह रही है कि प्रधान जी की पंचायती चबूतरे पर दरोगा और पंचायत के सदस्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी आज पंचायत बैठी है और चुनाव के लिए आज पंचायत बैठी है और फैसले के लिए वसुमती का इंतजार किया जा रहा है। वह वसुमती को साथ लेकर वहाँ चल पड़ती है। लेकिन जब वह चबूतरे के पास पहुँचने वाले होते हैं तो रास्ते में उन्हें रणवीर आता हुआ दिखाई देता है। उसके पास पहुंचकर उन्हें रोककर पूछता है कि इस प्रकार तुम कहाँ जा रही हो। वसुमती कुछ जवाब देती उससे पहले ही ईश्वरिया ने उत्तर दिया कि हम पंचायत में जा रहे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता। वह पंचायत में जाने के लिए अड़ी रही, लेकिन रणवीर ने वसुमती को धमकाते हुए कहा कि क्या तुम परिवार की मान मर्यादा सब कुछ भूल गई हो। तुम्हें पंचायत में जाने का कोई अधिकार नहीं है, तुम पंचायत में नहीं जा सकती। जब तक मैं हूँ मैं ही पंचायत के फैसले लूँगा। लेकिन ईश्वरिया पंचायत में जाने की जिद पर अड़ी रही। वसुमती ने उसे संकेत से रोक दिया और वह रणवीर के साथ घर लौट आई। घर पहुंचकर ईश्वरिया बड़बड़ाती रही, होदा पर तो वसुमती और राज करे रणवीर। यानी जिस पद के लिए वसुमती को चुना गया है उस पद पर राज कर रहा है रणवीर। अरे अपनी प्रमुखी संभारे, वह ब्लॉक प्रमुख है, इसलिए उसे अपने पद से सरोकार रखना चाहिए, न कि वसुमती के हक के फैसले ले। प्रधानी से उन्हें अब क्या मतलब, गांव की प्रधान वसुमती है, इसलिए पंचायत का फैसला वसुमती को करना चाहिए, कुसुमा से नहीं रहेगा। कुसुमा वसुमती की ननंद है, उससे नहीं रहेगा। और वह कहने लगी कि मतलब कैसे नहीं है, रामकिशन कुम्हार से रुपया वसूल करना है। एक बैल का मामला है जो रामकिशन लोहार और बनी सिंह के बीच है। तो वह कहते कि रामकिशन लोहार जिसने बैल लिया था और आज धोखे से वह बैल को अपना खेत का काम पूरा करके वापस लौटा रहा है। बनी सिंह को उन्होंने वचन दे रखा होगा, भाभी जाती तो क्या मालूम फैसला उल्टा हो जाता। यानी वह न्याय करती और जो रुपए पैसे भैया ने लिए हैं वो नहीं मिल पाते। इस प्रकार रणवीर गरीबों की अपेक्षा बुरे आदमियों का साथ देता है, किंतु वसुमती ऐसा नहीं होने देती, इसीलिए उसे वहाँ नहीं जाने दिया। ईश्वरिया निराश होकर घर लौट गई। वसुमती की आत्मा में अनेक किरचें से चुभती रही। वसुमती की आत्मा उसे झकझोरती रही, उसके मन में ग्लानि भर आई, किंतु उसकी एक भी नहीं चली। घर आकर रणवीर ने वसुमती को समझाया कि उसे कुल परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। उस दिन के पश्चात भी चबूतरे पर प्रधान की निरंतर पुकार आती रही, किंतु लोग जानते थे कि रणवीर उसे यहाँ नहीं आने देगा और वह स्वयं उसके स्थान पर निर्णय लेगा। बाद में वसुमती के हस्ताक्षर करवा लेगा। वसुमती के मन में यह सब देखकर क्रोध अवश्य आता, किंतु दूध के झाग की भांति सिगर बैठ जाता। एक दिन रणवीर ने वसुमती को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो उस समय भी उसके सामने अनेक प्रश्न उठे, क्योंकि जिस पद के लिए वसुमती का चुनाव हुआ था वह उससे संबंधित न कोई निर्णय ले सकती थी, न कोई कार्य करवा सकती थी और न ही किसी की दलील सुन सकती थी। इसीलिए उसकी आत्मा उसे लगातार कचोटती रहती है, किंतु वह रणवीर की पत्नी थी, उसके विरुद्ध नहीं जा सकती थी। हस्ताक्षर करते समय उसने रणवीर से इतना तो अवश्य कहा था कि गांव के मजदूर आए थे, उनकी मजदूरी अभी तक नहीं दी गई है। औरतें भी ताना देती है कि अपने घर का द्वार तो पक्का करवा लिया तथा अपनी गली पत्थरों से जड़ ली और उन्हें कीचड़ में छोड़ दिया। यानी गांव की महिलाएं मिलने पर वसुमती को उल्हाने देती है, शिकायतें करती है कि खुद की गली तो पक्की करवा ली, अपने घर का द्वार मजबूत करा लिया, लेकिन हमारे से क्या दुश्मनी थी, हमें वैसे ही कीचड़ में छोड़ दिया। स्कूल की छत गिरने वाली है, बच्चों को स्कूल भेजने से डर लगता है।
गांव के लोग लगातार वसुमती से शिकायत करते हैं कि अपने बच्चों को बरसात के मौसम में स्कूल में भेजने से डर लगता है। गड्ढों में पानी है और पानी में मच्छर है। इस प्रकार मलेरिया जैसी बीमारी जो घर घर में फैली हुई है। इधर उधर कूड़ा करकट फैला हुआ है, लोग बीमार पड़े हुए हैं, दवा दारू को ही नहीं मिलती, यानी लोगों के स्वास्थ्य की किसी को कोई चिंता नहीं है। कुछ भी तो नहीं हुआ जवाहर रोजगार योजना के पैसे से। जो जवाहर रोजगार योजना में पैसा मिला था उससे गांव का कहीं भी विकास नहीं हुआ। वसुमती की इन बातों को सुनकर रणवीर का खून खौलने लगा। रणवीर को बहुत गुस्सा आया। उसने वसुमती के बोल तपते तवे पर पड़े छींटों की तरह जलाने लगे। जिस प्रकार गर्म तवे पर छींटे पड़ते हैं और वह और भी गर्म होने के कारण उछलते हैं, वैसे ही रणवीर का गुस्सा और भी उबाल ले रहा था। उल्टा वह उस पर व्यंग करते हुए बोला, तुम प्रधान हो कि एमएलए? यानी पर्सन तो मुझसे जैसे पूछ रही है जैसे कि कोई एमएलए निरीक्षण करने आया है और वह अपने कार्यों की सूची के बारे में जान रहा है। वसुमती ने कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए और वह सोच रही थी कि जिस दिन जवाहर रोजगार योजना की रुपयों को हस्ताक्षर करके गांव में लाई थी उस दिन सपने देखा करती थी कि चमचमाता स्कूल होगा और गांव की गलियां पक्की होंगी। वर्षा से गिरे हुए गरीबों की झोपड़ी संवरेगी। बेरोजगार लोगों के घरों में चूल्हा जलाने की हसरत मन में थी। उसके मन में इच्छा थी कि जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो वह उनको काम दिलाएगी और उन्हें 2 जून की रोटी अच्छे से मिल जाएगी। बीमार के दर्द को दूर करने के लिए दवाई की देने की साध भी थी। उसके मन में इच्छा थी कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए दवा दारू का प्रबंध किया जाए, किंतु वह प्रधान होकर भी कुछ नहीं कर सकी। वसुमती अपने मन में इन सब बातों पर विचार कर रही थी। मन ही मन उसके विचार चल रहे थे कि गांव की एक वृद्धा ने आकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। गांव की एक बूढ़ी स्त्री आती है और वसुमती के देवर देववीर को कहती है कि अपनी भाभी को पंचायत में थोड़ी देर के लिए भेजो। देववीर भाभी को पंचायत में भेजने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यदि भाभी पंचायत में गई तो रणवीर भैया उस पर गुस्सा करेंगे। बूढ़ी अम्मा वसुमती के पांव पर गिर पड़ी और उसकी बेटी का न्याय करवाने के लिए प्रार्थना करने लगी। वसुमती ने उसे न्याय का भरोसा दिया और न जाने कैसे देववीर के रोकने पर भी वह नहीं रुकी और आज उसके कदम पंचायती चबूतरे की ओर बढ़ चले। वह बूढ़ी अम्मा के साथ फैसला करने के लिए निकल पड़ी। उसे न्याय का भरोसा दिया था और बेटी को पति के साथ भेजने का निर्णय करवा दिया। इस फैसले पर रात को वसुमती ने अपने ही पति का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। खूब कहा सुनी हुई। हरदेई के प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि उसका पति फौज में है। यानी उन दोनों के बीच क्या मामला था? हरदेई का पति फौज में था, वह उसके साथ रहना चाहती है, किंतु हरदेई का पिता उसे भेजना नहीं चाहता। उसका कहना है कि वह उसे कहाँ पर रखेगा। लेकिन उसके पीछे वास्तविकता क्या है कि हरदेई का पति हर महीने खर्च के लिए उसके पास पैसे भेजता है। यदि वह पैसे नहीं भेजेगा तो उसके पिता के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हरदेई के नाम पर आए हुए पैसों से उसका पिता मौज मस्ती करता है। यहाँ तक कि 3 बार शहर में जाकर उसके पेट का बच्चा भी खत्म करवा दिया है। इतना ही नहीं, हरदेई का बाप उसे हाकिमों के पास उनकी हवस पूरी करने को भेजता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि हरदेई के पिता ने हरदेई को अपने कामों के लिए और पैसे के कमाने के चक्कर में उससे व्यभिचार भी करवाता है। उसने अपने नालायक बेटे को नौकरी भी लगवा लिया है और खुद बेधड़क होकर सीमेंट की दलाली करता है। अपना पक्का मकान बनवा लिया है। और रणवीर ने कहा, मेरा तो इसमें कोई लाभ नहीं। जब वसुमती उसकी शिकायत करती है, हरदेई के बारे में सब कुछ बताती है, तो रणवीर कहता है कि ये उसके पिता ने किया है, लेकिन इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। वसुमती कहती है, तुम सब कुछ जानते हुए भी फिर भी क्यों नहीं छुड़ाते उसको? क्यों नहीं उसे ऐसे जालिल पिता से मुक्ति दिलाते? इस प्रकार वसुमती ने निर्दोष राम सिंह का भी पक्ष लिया, जिसे रणवीर सहन नहीं कर सका।
उस रात वसुमती सोचती रही कि काश माँ साहब के कहे अनुसार न्याय व सत्य के मार्ग पर चल पाती। जिस दिन उसे प्रधान पद के लिए चुना गया था, उस दिन माँ साहब ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि यह पद सत्य व न्याय का पद होता है, इसलिए तुम्हें सत्य व न्याय का साथ देना है। किंतु यहाँ तो पदवी प्राप्त लोग ही छल छदम और आतंक से प्रजा का दमन कराते हैं। जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं वे छल कपट के द्वारा जनता का दमन करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। पति की छाया में रहती हुई वह भी वैसी ही बनी रही। अपने पति के सामने विरोध करने का साहस उसमें नहीं है और वह उसके साथ रहते हुए वह भी वैसी ही हो गई है। प्रातःकाल होने पर भी प्रतिदिन के कामों में व्यस्त हो गई और तभी ईश्वरिया के चिल्लाने की आवाज़ आंगन में सुनाई दी। ओ रन्ना की दुल्हन, ओ वसुमती। यानी जैसे ही सुबह होती है, वसुमती अपने कामों में लगी हुई होती है और ईश्वरिया चिल्लाते हुए रोते हुए भागी आ रही है। अरे भाई तो आ, वह वसुमती को पुकारते हुए कहती है कि जरा बाहर आओ, वृथा है तेरी विदा। तूने जो पढ़ाई की है वो सब बेकार है। खाक है तेरी पढ़ाई मिट्टी में मिल गई और राख हो गई तेरी प्रधानी। जिस प्रधान पद के लिए हमने बड़े चाव से तुम्हें चुना था वो सब बेकार हो गया। जल्दी बाहर आ। पीपल के नीचे कुएं में कूदकर हरदेई ने अपने प्राण दे दिए। बाहर आकर देख के हरदेई ने अपने प्राण त्याग दिए हैं और उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ क्षणों के लिए वसुमती काठ सी बन गई, मानो उसमें जी है न जान, और वह पत्थर के समान निर्जीव हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह आंगन में निढाल होकर बैठ गई। उसमें मानो सोचने चलने आदि की कोई हिम्मत नहीं रही और वह पत्थर के समान एक जगह बैठ गई। सोचने लगी कि रात ही रात में पंचों का फैसला किसने रद्द कर दिया, क्योंकि उसने हरदेई के पक्ष में फैसला लिया था और उसके पति के साथ जाने के लिए कहा था। लेकिन रात ही रात में ऐसा क्या हुआ कि उसके फैसले को बदल दिया गया? किसने हरदेई को पति के साथ जाने से रोक दिया? हरदेई ने वसुमती के लिए अपना वोट दिया था। जब वसुमती को प्रधान पद के लिए चुना गया था तो हरदेई ने अपना कीमती वोट देकर उसे जिताया था। जुलूस में वसुमती के नाम का झंडा उठाकर चली थी। उस दिन वह बड़ी खुश थी जिस दिन वसुमती प्रधान बनी थी। वसुमती को सब कुछ याद दिला दिया ईश्वरिया ने। ईश्वरिया कह रही थी, अच्छा होता हम वोट काठ की लठिया को दे आते। यानी वसुमती, तुम्हारी बजाय यदि हम लकड़ी को वोट देते तो वह लकड़ी किसी समय हमारा शबल बन जाती। उस लकड़ी के साथ उस लकड़ी को हथियार बनाकर हम अपने दुश्मन पर वार कर सकते। लेकिन हमने तुम्हें प्रधान पद के लिए चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। वसुमती पीपल के नीचे जाकर देखती है कि हरदेई के पिता दरोगा जी के सामने हरदेई के फौजी पति पर झूठे आरोप लगाते हुए अपना बयान दर्ज करवा रहा है। हरदेई का पिता जो एक राक्षस था, जो अपनी पुत्री का प्रयोग अपने दुष्कर्मों के लिए करता है और उसके जरिए वह कमाई करता है। वह उसके पति को झूठे आरोपों में फंसा रहा है, झूठे बयान दे रहा है। ईश्वरिया ने वहाँ पर उसका विरोध किया। ईश्वरिया जो एक अनपढ़ होते हुए भी निर्भीक है, निडर है, वहाँ पर जाकर भी वह सबके सामने उसे जली कटी सुनाती है, उसका विरोध करती है। रणवीर ने सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। उस समय उसे लगा कि वह एक कमज़ोर पक्षी है और उसका पति एक शक्तिशाली शिकारी। वसुमती को महसूस हुआ कि उसका पति एक शक्तिशाली शिकार के समान उसका शिकार कर रहा है और वह एक कमज़ोर पक्षी की भांति फड़फड़ा तो रही है लेकिन अपने आप को बचा नहीं सकती। उसकी चंगुल से किसी को छुड़ा नहीं सकती। वह उसके जाल में फंसी हुई है। सभी औरतें वास्तविकता को समझती थी, इसलिए उसके पास से चुपचाप उठकर चली गई। सभी औरतों को पता था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा और सब वहाँ से चली जाती हैं। समय बीतता गया और प्रमुख का चुनाव आ गया। इस बार रणवीर चुनाव में प्रमुख के पद के लिए खड़े हुए थे। उसके पास दम लेने की फुर्सत नहीं थी। दिन रात चुनावी कार्यों के लिए भागदौड़। वसुमती को भी सारा दिन घर का काम करना पड़ता था। घर पर आने वाले बड़े बड़े
लोगों की आवभगत करना और खाना बनाना आदि कामों में वह सुबह से शाम तक व्यस्त रहती थी। ऐसा सुना गया कि 3 प्रत्याशी तो रणवीर के सामने पहले ही घुटने टेक गए। चुनाव में कुल 5 प्रत्याशी खड़े होते हैं, जिनमें से 3 तो रणवीर के सामने पहले ही हार मान लेते हैं और सिर्फ मैदान में रहता है एक लड़का लोहार का। चुनाव हुआ, वोट डाले गए। प्रमुख जी की पत्नी स्वयं प्रधान है, लेकिन वह वोट डालने नहीं आई। शाम को वसुमती को लेने के लिए जीप आई। उसका वोट डालना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वह प्रधान जी की पत्नी थी। संध्या के समय जब रणवीर घर आता है तो मुंह लटका हुआ है, क्योंकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं और रणवीर चुनाव में हार जाता है। लोग समझ गए कि वह चुनाव में हार गया है। देववीर कह रहा था कि एक वोट और होता तो भैया हारते नहीं, यानी भैया की हार सिर्फ एक वोट से हुई है। यह सुनकर वसुमती डामाडोल हो गई। यह बात सुनकर वसुमती स्वयं को संभाल नहीं पाई, किंतु फिर सोचने लगी कि मैं अपनी भीतर की उस सूर्या को मार नहीं सकी। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और मैंने आज सही फैसला लिया। यानी कहने का अभिप्राय है कि वसुमती ने अपना वोट अपने पति रणवीर को न देकर उसके विरुद्ध जो प्रत्याशी लोहार का लड़का खड़ा है उसके पक्ष में वोट देकर उसको विजयी बनाया। वह अपनी भीतर की सूर्या को नहीं मार सकी। सूर्या जो निडर है, बेखौफ है और स्पष्टवादी है, आज वसुमती ने वैसे ही निडर होकर अपने चुनाव का प्रयोग, अपने वोट का प्रयोग एक सही उम्मीदवार के लिए किया। अर्थात नारी पीड़ा को देखते हुए उसने अपना वोट रणवीर के विरुद्ध दिया था और जिससे रणवीर को हार का मुंह देखना पड़ा। वसुमती नहीं चाहती थी कि रणवीर फिर चुनाव जीते और लोगों पर अन्याय करे। वह ताउम्र रणवीर का विरोध नहीं कर सकी। रणवीर के सामने, परिस्थितियों के सामने झुकते हुए भी आज वसुमती जीत गई। आज उसने, हालांकि वह सामने रहकर रणवीर का विरोध नहीं कर सकी, लेकिन अपने कीमती वोट के जरिए आज उसने हार कर भी जीत प्राप्त कर ली। आज रणवीर को चुनाव में हराकर एक योग्य उम्मीदवार को चुनाव में जीत दिलाकर उसने पुरुष प्रधान समाज के शोषण, अत्याचार आदि पर विजय प्राप्त कर ली। आज उसने साबित कर दिया कि जब हम अपने एक योग्य उम्मीदवार को चुनते हैं, योग्य उम्मीदवार का चुनाव करते हैं और उसके जरिए हम हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, दमन, शोषण आदि के शिकार लोगों को बचा सकते हैं, हमारे समाज का विकास कर सकते हैं और इस प्रकार हम हार कर भी जीत सकते हैं। वसुमती अपने भीतर के, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं दबा सकी और परिस्थितियों के सामने झुकते हुए भी उसने अपने जीवन में विजय प्राप्त कर ली और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर उसने आज समाज को एक नया मार्गदर्शक दिया, समाज के लिए एक नया रास्ता चुन लिया। कहानी बड़ी ही मार्मिक है, दिल को छूने वाली है। इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने वोट का अधिकार एक योग्य उम्मीदवार के चुनाव के लिए करें। अपना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम सोच समझकर निर्णय लें और हम एक ऐसे योग्य उम्मीदवार का चुनाव करें जो हमारे समाज को शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय और नारी उत्पीड़न आदि से बचा सके।